ओके, एक लेक्चर हमारा हो चुका है रिएक्ट नेटिव पे, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन वगैरह को देखा है मेनली। रिएक्ट नेटिव के बारे में जो भी आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, वो आपको रिएक्ट नेटिव की जो ऑफिशियल साइट है reactnative.dev, इसमें आ जाएं। सो रिएक्ट नेटिव का जो स्लोगन है लर्न वंस राइट एनीवेयर, एक ही दफ़ा आप सीखें रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए आप एंड्रॉयड, iOS, वेब और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्स बना सकते हैं। और ये नेटिव एप्स होंगी, वेब एप्स नहीं होंगी एम्बेडेड जो होंगी, बल्कि ये इनकी अपीयरेंस और इनकी लुक एंड फील जिस तरह से एंड्रॉयड में जावा में कॉटलिन में बनी हुई ऐप है, iOS में जो है वो स्विफ्ट में बनी हुई ऐप है, उसी तरह से होगी। आपको एडवांटेज ये है कि एक चीज सीखनी है और वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ही बनी हुई है। रिएक्ट नेटिव एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप की गई है। तो जावास्क्रिप्ट को सीखें और फिर इस लाइब्रेरी को यूज करना, इसका डिजाइन पैटर्न जो है वो देखें। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है, इसमें आमतौर पर हम पूरी स्क्रीन को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। आपकी जो ऐप है उसको आपने सारा ही कोड एक ही फाइल में लिखने की बजाय डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। बॉडी पोर्शन में डिफरेंट टेक्स्ट हैं, हेडर जो है हेडर आपने उसमें इमेज और टेक्स्ट लगा दिया। यहाँ आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड OS पर हेडर डिफरेंट हो, iOS पे डिफरेंट हो, लेकिन हेडर के अंदर वही इमेज और टेक्स्ट हो, स्टाइल डिफरेंट हो, बॉडी सेम हो, सिर्फ हेडर का जो पोर्शन है सो उसमें चेंज करने के लिए आप जो है वो ये नेमिंग कन्वेंशन है android.js, अपनी फाइल का नाम .android.js रखेंगे, वही नाम .ios.js रखेंगे, तो आप जो है वो रिएक्ट नेटिव में ये कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसको ये पता चल जाएगा कि ये वाली फाइल मैंने एंड्रॉयड के लिए लोड करनी है, ये iOS के लिए लोड करनी है। जो ही कोड लिख रहे हैं साथ ही स्क्रीन अपडेट रिफ्रेश हो रही होती है। ये डिफरेंट टॉक्स हैं इस पे और डिफरेंट कम्युनिटी की तरफ से बिल्ट इन कंपोनेंट्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। मेनली इसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का पहले हम पोर्शन देखते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट सेटअप को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये दो तरीके से ऐप बनती है जिस तरह हमने बात की थी, एक्सपो CLI से और रिएक्ट नेटिव CLI से। तो हम एक्सपो के ट्रैक को यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेप्स अगर किसी ने अभी तक नहीं परफॉर्म किए वो कर ले। एक्सपो CLI को इंस्टॉल करके आप जो है वो इनिट करके एक्सपो इनिट अपना प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट फोल्डर में आके उसको स्टार्ट करने के लिए जस्ट npm start एक्सपो स्टार्ट भी लिख सकते हैं। और इसको देखने के लिए आप जो है वो एक्सपो की क्लाइंट ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, QR कोड स्कैन करें, और अगर आपने चेंज करना है तो स्टार्टिंग फाइल जो यहाँ से प्रोजेक्ट बनता है app.js है, यहाँ से आप अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। इसमें वर्क फ्लोज डिफरेंट जो आप फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप ये सारा सेटअप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें। पहले नोड सर्वर, फिर एक एडिटर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, विजुअल कोड इंस्टॉल करें, फिर आप ये एक्सपो टूल इंस्टॉल करें एंड एवरीथिंग। इसका एक अल्टरनेट भी है कि ऑनलाइन ही एक एनवायरनमेंट अवेलेबल है, इसको अगर आप एक्सेस करें तो इसका नाम है snack.expo.io। तो ये साइट पे अगर आप आएंगे तो इस पे आपको जो है वो कुछ इंस्टॉल नहीं करना, ये सारा एनवायरनमेंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अब यहाँ पे देखें, मैंने लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बनाया था, ये ऑलरेडी इस पे बना हुआ है जो मेरे लास्ट अकाउंट में था। ये वैसे काउंटर्स की ऐप है, प्लस माइनस कर सकते हैं आप क्वांटिटी को, न्यू एक काउंटर्स की रो ऐड कर सकते हैं, किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। जो है ये इसमें CRUD ऑपरेशन जो है वो बेसिकली दिखाए गए। सो हम अगर न्यू प्रोजेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिलहाल इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें, जिस तरह भी बात हुई है, app.js इज द स्टार्टिंग फाइल। ठीक है जी, app.js से आपने शुरू करना है। जब आप इस प्रोजेक्ट को इनिशियली बनाते हैं तो उसके लिए हम
यहाँ से इसको देख लेते हैं जी, इसके डिफरेंट ऑप्शंस। अच्छा, इसमें जो भी आप कोड लिख रहे हैं यहाँ से वेब की ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो ये वेब के अंदर ही आपको शो कर रहा है। एंड्रॉयड की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो टैप टू प्ले करेंगे तो एंड्रॉयड फोन पे आपको ये चला के दिखा देगा। iOS लेकिन ये क्यू में जो है वो ले जाएगा आपको, क्योंकि ये फ्री एक यूटिलिटी है, तो वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये जब आपका नंबर आएगा आपका प्रोग्राम लोड कर दिया जाएगा। ये फिजिकल डिवाइस है जिन्होंने क्लाउड के साथ अटैच की हुई है। इस तरह आईफोन अगर आपके पास नहीं है तो सेम ही कोड को iOS पे रन करने से वो ऐप कैसे नजर आएगी। अब यहाँ टैप टू प्ले करें और थोड़ा सा वेट करें तो ये आपका कोड यहाँ भी रन हो जाएगा। अगर आपने ये जो कोड लिखा है अपने मोबाइल फोन पे देखना है तो माई डिवाइस को आप क्लिक करें, ये QR कोड होगा, एक्सपो क्लाइंट ऐप को इंस्टॉल करके या यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फोन पर, ये स्कैन करें ये QR कोड तो आप देख सकते हैं। जो आपने कोड लिखना है हम इसके बारे में आते हैं। पहले ये जो ऑलरेडी कोड लिखा हो मैं वेब पे आ जाता हूँ, जो डिफॉल्ट इसमें ऑप्शन है अभी जो हम लिख रहे हैं पोर्शन, जो ही आप कुछ लिखते हैं ये साथ ही सेव करता है और उसको कंपाइल करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग एरर। अभी मैंने राइट नाउ इसमें जो कोड है इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक टॉप लेवल पे व्यू रह गया हमारे पास। अगर इसके आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, राइट नाउ आपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगा। और व्यू और स्टाइल शीट ये दो कंपोनेंट हैं, और टेक्स्ट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। टेक्स्ट में कोई भी मैसेज लिखना है, हेलो आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो रहा है। इस पे जो स्टाइल्स अप्लाई किए गए हैं, स्टाइल्स डॉट कंटेनर स्टाइल्स पे हम अलग लेक्चर करेंगे। इन शॉर्ट ये फ्लेक्स बॉक्स लेआउट यूज किया जाता है जो वेब में यूज होता है। थोड़े से डिफॉल्ट वैल्यूज का इसमें डिफरेंस है वेब से अगर कंपेयर करें। जिस तरह जिन्होंने वेब में पढ़ा है फ्लेक्स डायरेक्शन, वहां पे बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके पास रो होती है, यहाँ पे कॉलम में कंपोनेंट सारे जो है वो लेआउट होते हैं। तो अगर फ्लेक्स बॉक्स नहीं भी पढ़ा परेशानी की कोई बात नहीं है, ये हम इसको स्टाइल शीट को पे एक पूरा लेक्चर करेंगे, स्टाइलिंग क्या है और इसका लेआउट वगैरह किस तरह सेट करना है। इन दोनों चीज़ों पे फ्लेक्स लेआउट पे एक पूरा लेक्चर करेंगे। स्टाइल शीट में ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ज़्यादा CSS जो HTML में यूज होती है उसी वहीं से ये नेम लिए गए हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम प्रोग्रामिंग पे ज़रा फोकस करते हैं। प्रोग्रामिंग में अगर आप देखें तो हमारे पास अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं साथ अलहदा से नोटपैड ओपन कर लूँ, हम जो भी जावा लैंग्वेज में फंक्शन लिखते हैं, लाइक फंक्शन में सम का अगर लिखूँ x और y दो, इसमें मैं इनपुट पैरामीटर्स दे लूँ और यहाँ से मैं रिटर्न करूँ x प्लस y। अब ये एक फंक्शन आपने बनाया, इसका टिपिकल सिग्नेचर है। इसको कॉल करने के लिए लेट वी हैव आंसर, और आप इसको कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखें और पैरामीटर पास करें। अब ये टिपिकल फंक्शन जो है इसको आप कह दें कि ये डाटा फंक्शन है जो कुछ डाटा आपको रिटर्न करता है, ऑब्वियसली वॉइड टाइप भी हो सकता है। अब रिएक्ट नेटिव में जो हम फंक्शंस बनाएंगे वो UI रेंडर करने के लिए होंगे, यानी ग्राफिकल इंटरफेस जो स्क्रीन है उस पे कुछ उन्होंने पेंट करना है, कोई बटन पेंट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो टेक्स्ट फील्ड ड्रॉ करनी है, इमेज पेंट करना है। आपके पास डिफरेंट फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है, टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कोई कार्ड हो गया। सो UI के जो फंक्शंस आप बनाएंगे इनको हम कंपोनेंट्स, फंक्शन कंपोनेंट्स कहेंगे। दे आर नॉट ऑर्डिनरी फंक्शंस, दे आर नोन एज फंक्शन कंपोनेंट्स इन रिएक्ट नेटिव। अब फंक्शन कंपोनेंट्स भी एक फंक्शन ही है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन उस पे कुछ जो है वो जो डिफरेंसेस हैं वो हम अभी देख लेते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अप्लाई होती हैं वो देख लेते हैं। जो आप फंक्शन कंपोनेंट लिखेंगे, यानी ऐसा, पहली बात तो ये है कि ये आपके पास एक फंक्शन है, इट्स नॉट अ फंक्शन कंपोनेंट। फर्क क्या है कि ये फंक्शन आपको एक डाटा रिटर्न कर रहा है, नंबर, अरे, ऑब्जेक्ट। फंक्शन कंपोनेंट एक ऐसा फंक्शन होगा जो जिसको जब कॉल किया जाएगा तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कुछ ड्रॉ करेगा,
कुछ इमेज ड्रॉ करेगा, कोई टेक्स्ट फील्ड ड्रॉ करेगा, कोई बटन ड्रॉ करेगा, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, यानी ये यूआई जो है वो रेंडर करने के लिए फंक्शन होते हैं। पहला डिफरेंस उनके पर्पस के लिहाज से है, उसमें फर्क जो है वो उसका पर्पस डाटा को कैलकुलेशन करवाना नहीं है, बल्कि यूआई जो है उसको रेंडर करना है, उसको ड्रॉ करना है, पेंट करना है स्क्रीन पर। अब वो फंक्शन बनाने के लिए इसी तरह कीवर्ड फंक्शन ही लिखेंगे, लेकिन जो है आप कैपिटल में जो है वो उसका नाम जो है फंक्शन का रखेंगे, ये जरूरी है, कैपिटल से शुरू करेंगे। उसमें जो है एक ही पैरामीटर है प्रॉप्स जो आपने लेना है, उस पैरामीटर का नाम प्रॉप्स है। ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉप्स के बारे में अभी हम डिटेल देखते हैं। आप अगर इसमें कोई पैरामीटर जो प्रॉप्स पास हो रहे हैं उसको नहीं यूज कर रहे तो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इसे, अदरवाइज यू कैन राइट हियर प्रॉप्स, या आप इसको डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए तो। अब आपके पास इस फंक्शन से रिटर्न करने के लिए इसका पर्पस को इस तरह कैलकुलेशन रिटर्न करना नहीं, जो भी आपने शो करना है उसके लिए आप यहां से एक यूआई कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। अब फंक्शन कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट्स रिटर्न करेगा यहां से। जो कंपोनेंट क्या है, अगेन यूआई एलिमेंट है जो स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करता है। अगर आप यहां से आए, कंपोनेंट्स का पूरा मेन्यू बना हुआ है ऑफिशियल साइट पे, ये कोर कंपोनेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, कंप्लीट लिस्ट है। जिस तरह से ये पहला देखें, एक्टिविटी इंडिकेटर, आप नोट करें हर कंपोनेंट का नाम जो है वो फंक्शन का, ये फंक्शन ही है जिनका नाम कैपिटल से शुरू किया गया है। अगर दो वर्ड पर नाम कंसिस्ट करता है तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देना, कैमल केस नोटेशन है, जिस तरह जावा में भी यूज होती है। सो इसका पर्पस क्या है, ये जो कोड है अगर इसको अंडरस्टैंड अभी हम नहीं कर रहे, हम इसका पर्पस देख रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी इंडिकेटर का कंपोनेंट है वो इस तरह ये लोडर आइकन शो करता है, और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं साइज के लिहाज से, कलर के लिहाज से, और इसकी डिफरेंट जो प्रॉप्स ये पास कर सकते हैं, मर्जी से उसका साइज सेट कर सकते हैं, कब उसने स्टॉप करना है, कलर दे सकते हैं, एनिमेशन की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, सो ऑन। इसी तरह से आपके पास बटन का कंपोनेंट है। बटन का कंपोनेंट वेब में भी बड़ा यूज होता है, और आप देखते हैं कि यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, उनकी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, अनेबल हो, डिसेबल हो, कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए आपको ये जो यहाँ पर फंक्शन बनाते हो, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट आपने लिखा है, इसमें बेसिकली अवेलेबल होती हैं जब आप अपना फंक्शन लिखेंगे। सो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले मैं अगर इसी फंक्शन से कंपैरिजन करूं तो इस फंक्शन को अगर फंक्शनल कंपोनेंट में हमने कन्वर्ट करना है, पहला तो डिफरेंस ये है कि इसका नाम हमने कैपिटल लिख दिया, फिर इसमें हमने पैरामीटर्स जो है वो इस तरह से नहीं लेने, हम इसको प्रॉप्स के थ्रू लेंगे। प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में पैरामीटर सारे आएंगे। जब भी आपने इसमें जो रिटर्न होगा वो बेसिकली कोई ना कोई यूआई एलिमेंट होगा। एक टेक्स्ट शो करने के लिए अब मेरे पास टेक्स्ट का एक कंपोनेंट है, टेक्स्ट लिखा मैंने, और टेक्स्ट के दरमियान मैंने जो प्रॉप्स से वैल्यू आ रही है उन पे भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको सिंपल रखने के लिए मैंने हेलो लिखा और मैंने ये टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। अब ये मैंने जो पहले फंक्शन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फंक्शनल कंपोनेंट में। मैंने डिफरेंस क्या इसमें लेके आया हूँ कि उसमें पैरामीटर में मैंने एक्स वाई सेपरेट नहीं लेने, हमेशा प्रॉप्स ऑब्जेक्ट लेना है, और यहाँ से मैंने जो भी रिटर्न करना है वो किसी ना किसी कंपोनेंट, यानी ये जो टैग्स कंपोनेंट को लिखने का, उसको कॉल करने का जो सिंटैक्स है वो टैग बेस्ड है, डेक्लरेटिव सिंटैक्स है, तो HTML की तरह, लेकिन स्मॉल लेटर में नाम नहीं, कैपिटल में। टेक्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे और इसके अंदर ये आप डबल कोट्स नहीं लिखेंगे स्ट्रिंग के लिए। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने। आप ऐसे लिखेंगे हेलो तो हेलो रेंडर हो जाएगा। अब ये फंक्शन लिख दिया है, अब इसको फंक्शन को जहां भी यूज करना है, ये फंक्शन जो है अब ऑब्वियसली साम नहीं कर रहा, नेम इसका सिंबॉलिक रख देते हैं, कोई ये मैसेज प्रिंट कर रहा है जो है। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है से हेलो तो से हेलो, आप नेमिंग कन्वेंशन को हमेशा स्पेस नहीं देंगे, अंडरस्कोर की भी इसमें कन्वेंशन नहीं है, इस पे कन्वेंशन कैमल केस नोटेशन में है।
इसको यूज करने के लिए आप लेस देन से हेलो ऐसी है जैसे आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया। अगर इसमें कोई भी फंक्शन में आपने एट्रीब्यूट नहीं है, चाइल्ड नहीं है, तो इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दे। तो ये आपने एक फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक यूआई, यानी ये फंक्शन टेक्स्ट एक रेंडर कर रहा है, शो कर रहा है, ड्रॉ करेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के लिए आप जो फंक्शन का टिपिकल सिंटेक्स है से हेलो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में आप पढ़ते हैं, ये सिंटेक्स नहीं यूज करेंगे, बल्कि उसको कॉल करने के लिए एक ये जो फंक्शन है ये एक टैग की शेप में आपको अवेलेबल होगा। यानी इसको कॉल करने के लिए जहां कंपाइलर को ये सिंटेक्स सिखाया गया है, जावा रिएक्ट लाइब्रेरी में हमारे पास ये सिंटेक्स अवेलेबल है। इस सिंटेक्स की जो सपोर्ट है ऑब्वियसली बेसिक जावास्क्रिप्ट में नहीं है, इसीलिए ये एक स्पेशल सिंटेक्स है जो रिएक्ट ने दिया है। इसको हम JSX बोलते हैं। JSX एक जावास्क्रिप्ट की मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो आप टिपिकल तरीके से फंक्शन बनाते हैं जिस तरह C++ में है, उसी तरीके से कॉल करते हैं, लेकिन ऐसे आपने इसको कॉल नहीं करना, ठीक है जी, बल्कि आपने इस तरीके से इसको यूज करना है। और यहाँ पे आप प्रॉप्स में कुछ डाटा भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 20, और ये जो डाटा है ये डाटा डायरेक्टली XY की फॉर्म में नहीं पास होगा, ये दोनों इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट कर दी जाएंगी प्रॉपर्टीज, और प्रॉप्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं props डॉट x करके। इसी तरह से props डॉट y करेंगे तो जो यहाँ पे इनपुट पास की गई है फंक्शन को वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो वहां पे आप सिंपल लिख लेते हैं 10,20 के दो आपने पैरामीटर पास कर दिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्क जो फंक्शन कॉलिंग में है कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप इसका टैग यूज करेंगे, इसको इनपुट पास करने के लिए हमेशा प्रॉप्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, इसको ऑलरेडी डिफाइंड, और यहाँ आप जो भी वैल्यूज पास करेंगे प्रॉप्स डॉट करके उसको एक्सेस करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं अपना। लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, इसी तरह से सम ही जो शो करता है, मैंने कैपिटल में S नाम रखा, उसका प्रॉप्स को मैंने लिखा, और प्रॉप्स के अंदर यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ टेक्स्ट एक कंपोनेंट, जिसमें आप जब भी कोई वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, prop डॉट x एंड props डॉट y, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। सो दिस फंक्शन इज मेंट टू रिटर्न मी अ टेक्स्ट कंपोनेंट जो कि प्रॉप्स में, यानी इसको पैरामीटर्स में पास की गई वैल्यू x और y उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। अब इसको यूज करने के लिए यहाँ पे आप उसका नाम लिखें सम, यानी आप फंक्शन इस तरह कॉल नहीं करेंगे कि आप इस तरह कॉल करें और 10 और 20 पास कर दें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंटैक्स। फंक्शन कंपोनेंट को कॉल करने के लिए टैग बन गया, आप लिखेंगे सम टैग का नाम, और x में वैल्यू अगेन अगर जो डायनामिक वैल्यू है वेरिएबल है उसको आप कर्ली ब्रेसेस में जो है वो पास करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 एंड 20, यानी आपने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन यूआई का फंक्शन है, ये फंक्शनल कंपोनेंट ऐसा फंक्शन है जो यूआई ड्रॉ करेगा, जो यूआई रिटर्न यहाँ से होगी, यानी फंक्शन से हमेशा टैग रिटर्न करना है कोई ना कोई आपने यूआई एलिमेंट, वो टैग इन्हीं में से कोई हो सकता है, या आप अपना कस्टम जो है वो, जिस तरह ये जो आपने नाम रखा है सम, ये खुद एक टैग बन गया, आप अपने टैग्स बना सकते हैं। वो टैग्स क्या है? बेसिकली वो फंक्शंस ही है। जब टैग को यूज करते हैं इनडायरेक्टली आप वो फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के लिए टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स प्रोवाइड करने की बजाय डेक्लरेटिव सिंटैक्स दिया गया है। कंपाइलर को ये बताया गया है कि जब ये टैग यूज किया जाए तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल करना है। इसको पैरामीटर पास करने के लिए फंक्शन में आप 7 वेरिएबल्स जो है वो लिखते हैं, और वो वेरिएबल्स आप यहाँ पे जितनी चाहे
पास कर सकते हैं, z भी आपने लिख दिया 40। अब प्रॉप्स में जो आप चीज नहीं यूज कर रहे होंगे वो इग्नोर हो जाएगी। आपने x y z 3 पास किए यहाँ पे नंबर्स, और आपने सिर्फ 2 प्रोसेस किए इस फंक्शन में, इट्स परफेक्टली फाइन। या आप सबको इग्नोर कर दें, हेलो लिख दें। अब यहाँ पे आप प्रॉप्स पास कर रहे हैं लेकिन वो फंक्शन में रिसीव भी हो रही हैं इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इस सूरत में आप चाहें तो प्रॉप्स लिखे ही ना चाहे, क्योंकि आपने इसको यूज ही नहीं करना, तो इस तरफ से फंक्शन बना सकते हैं। अब ये आप ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दे आर टोटली नॉट यूजेबल इन दैट फंक्शन। सो ऐसे यूं समझ ये वॉइड टाइप का फंक्शन बन गया, यानी ऐसा फंक्शन आर्गुमेंट पैरामीटर कोई नहीं लेता, ये अपने अंदर जो है वो सारी कैलकुलेशन करता है। लेकिन ये फंक्शन में आप इस फंक्शन की इनसाइड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन की इनसाइड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के सिंटैक्स से, तो आप इस तरह यूज करें। और फिर आप यहाँ पे जो है वो x एंड y ये दोनों लिख लें। अब यहाँ मैंने पैरामीटर नहीं पास की, उसके अंदर ही जो वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे x एंड y एज इट इज उसने लिख दिया है। ये फंक्शन को हमने कॉल किया, इसको कोई प्रॉप्स पास नहीं की, तो उसने अपने इंटरनली ये वैल्यूज जो है वो लिख दी। लेकिन यहाँ पे जब इनको मैं एक्सेस कर रहा हूँ इनसाइड दिस कंपोनेंट, इस एलिमेंट के अंदर, टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर जो है, जब ये आप टैग लिखते हैं और पूरा सिग्नेचर लिखते हैं, HTML पता है, इस टैग को हम एलिमेंट बोलते हैं। इस एलिमेंट के अंदर जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो एज इट इज, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज टेक्स्ट। जहां आपने डायनामिक वैल्यू देनी है तो आप वहां पे उसको रैप कर दें कर्ली ब्रेसेस में। ये JSX का सिंटैक्स है। तो JSX को अगर आप सर्च करें तो इसके बारे में जो है वो रिएक्ट आगे लिखने स्पेसिफिक आ जाए तो आप देख रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, नेटिव में भी है लेकिन ऑफिशियल जो वेब पे है, JSX का सिंटैक्स क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपके पास वेब की जब एग्जांपल होगी तो वो HTML के टैग्स हैं, लेकिन रूल सेम है। जब रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हैं तो वो ये कंपोनेंट्स हैं, HTML के ये टैग्स नहीं है। रिएक्ट ने अपने टैग्स दिए हैं, अपने फंक्शन कंपोनेंट्स बनाए, लेकिन मेन आइडिया उसी तरह से ही है कि JSX क्या है, इसका रोल किस तरह से है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं, जो आप वेब में भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सो हियर रिएक्ट नेटिव में वापस आते हैं। अभी हमने देखा जी वी कैन मेक आवर ओन टैग्स, एंड टू मेक अ टैग यू हैव टू जस्ट चेंज द नेम, उसको कैपिटल लेटर में कर दें। अपने टैग बना रहे हैं, उसको पैरामीटर पास करना है तो प्रॉप्स में करें, नहीं पास करना तो एम्प्टी छोड़ दें। बाकी उसी तरह ट्रेडिशनली आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, सारी लॉजिक लिखें। जब आपने रिटर्न करना है तो यहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं रिटर्न होनी चाहिए, यहाँ से कंपोनेंट ही कोई रिटर्न करना है। वो कंपोनेंट इनमें से कोई हो सकता है या वो कंपोनेंट आपने खुद बनाया हो सकता है। अब यहाँ पे जब आप पहली दफा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो है ये रिएक्ट नेटिव की एक लाइब्रेरी है जो आपने npm से इंस्टॉल करनी है हमेशा। जब आप एक्सपो CLI से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट नेटिव जो है इसमें वो इंस्टॉल कर देता है। ठीक है जी। npx से जब आप इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो ये कुछ जो कॉमनली यूज कंपोनेंट इसको इंपोर्ट भी कर देता है। अगर ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया गया होता तो जब भी आप टेक्स्ट यूज करेंगे वो कहेगा जी टेक्स्ट जो है वो इज नॉट डिफाइंड, तो आप फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे टेक्स्ट को इंपोर्ट करें। तो पहला स्टेप है टेक्स्ट को इंपोर्ट करना, फिर उसको आप जो है उसके बाद यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ये सम लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ भी ये टैग लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि आप अलग एक फंक्शन बनाएं वहां से टेक्स्ट रिटर्न करें। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे हेलो रिएक्ट नेटिव, आपने ये टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। सो यू कैन राइट एज मेनी टेक्स्ट कंपोनेंट्स एज यू वांट। ये सारे इधर इसी तरह से आते जाएंगे। और अगर आपने इसमें खाली ये नंबर नहीं रिटर्न करना, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आप अलग से फंक्शन बना लें, वहां कैलकुलेशन करें, उस कैलकुलेशन का जो आंसर है वो यहां से रिटर्न करवा। ठीक है। और अगर आपने इनलाइन एलिमेंट यूज कर लें, अगर कोई इधर ही आपने उसमें मैसेज करना है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सम इसको बना लेंगे पूरी स्टेटमेंट, सम ऑफ
दिस एंड, इसको अगर हम सेंटेंस बना लेंगे, सम ऑफ x एंड y इज, और यहाँ पे x प्लस वाई। जब भी आपने कोई वेरिएबल, कोई फॉर्मूला, कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो उसको कर्ली ब्रेस में रैप कर दें। जो चीज कर्ली ब्रेस में नहीं है वो एज इट इज लिखी आ रही है, वो एज इट इज लिखी आ रही है। और ये हर चीज टेक्स्ट है, किसी चीज को डबल कोट्स में आपने इस तरह से नहीं लिखना, वो एज इट इज डबल कोट्स में लिख देगा। देयर नो नीड टू पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड इस स्ट्रिंग। इसके अंदर आप प्लेन टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट के अंदर जो डायनामिक डेटा है वो आप इसमें जो है वो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू उसको, जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सप्रेशन है या जो कांस्टेंट भी है वो आपका, इवन आप एक अलग फंक्शन भी बना सकते हैं जिसको मैं, अगर आप कोई ऑर्डिनरी फंक्शन बना रहे हैं जो कैलकुलेशन है, इंक्रीमेंट का फंक्शन है, ये एक नंबर n लेता है और मुझे यहाँ से रिटर्न कर देता है n+1। हम यहाँ से देखें, अब ये फंक्शन को मैं इनको सम करने से पहले इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, यानी जो वेरिएबल की वैल्यूज दी गई है, अब ये मैंने एक डाटा फंक्शन बनाया है, इसलिए इसका नाम मैंने कैपिटल में नहीं रखा, आम तरीके से पैरामीटर लिया, प्रॉप्स नहीं यूज की, कोई नंबर ही रिटर्न किया है। दिस इज परफेक्टली ऑर्डिनरी फंक्शन, अ स्टैंडर्ड फंक्शन दैट यू यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो फंक्शन भी आप बना सकते हैं फाइल में। आप फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। So either you can make not standard data functions or you can make component functions, a functional component इसको बोलते हैं। So functional component में और इसमें फर्क क्या हुआ, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए बहरहाल फंक्शन के कीवर्ड है, नेमिंग कन्वेंशन में फर्क आ गया, इनपुट में फर्क आ गया, एंड व्हाट दिस फंक्शन इज सपोज्ड टू रिटर्न उसमें फर्क आ गया। पर्पस में ऑब्वियसली फर्क है, इसका पर्पस कोई नंबर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये एक यहाँ से यूआई यानी एक टेक्स्ट टैग रिटर्न करना है। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो ये टेक्स्ट कंपोनेंट शो करेगा और इसके अंदर जो डाटा है वो भी उस तरह शो होगा। जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये सिंपल नंबर रिटर्न करेगा। आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं x को पहले इंक्रीमेंट फंक्शन में पास करूं और फिर मैं इसको आगे प्रोसेसिंग करूं, तो x की वैल्यू है 10। जब आपने इंक्रीमेंट फंक्शन को पास किया तो वो वैल्यू होगी 11 और वो 11 अब यहाँ पे करली ब्रेसिस में है, वो इवैल्यूएट हुआ 11 के तौर पे। तो करली ब्रेसिस के अंदर आपने काम, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे ये फंक्शन कॉल नहीं कंसीडर होगी, ये एज इट इज टेक्स्ट लिख देगा। आप यहाँ पे देख लें, और इसके अंदर जरूरी नहीं खाली वेरिएबल लिखें, आप कोई भी प्रोग्रामिंग की जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं। वो एक्सप्रेशन एक सिंपल वेरिएबल हो सकता है, वो कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो फंक्शन कॉल हो सकती है। इसी तरह इस पे भी हम कर देते हैं, दोनों को पहले इंक्रीमेंट करें और जो वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं उनको आप इंक्रीमेंट करते हैं और फिर कॉल करते हैं। सो आपने डिफरेंट जो है वो वेज देखे फंक्शंस के, रिएक्ट में हम किस तरह यूज करते हैं। एक फंक्शन डिफॉल्ट बन जाता है, इस फंक्शन के शुरू में, इस पे हम बाद में बात करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों लिखा हुआ है, और अभी ये स्टाइल्स वाले पोर्शन पे भी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। मेनली मैं चाह रहा हूँ आप देखें कि ऑर्डिनरी फंक्शन और जो आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं उसमें क्या फर्क है। इस फंक्शन को बनाने का तरीका, यूज करने का तरीका, पैरामीटर्स का कॉल करने का तरीका, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक C++। इसमें देयर इज नथिंग न्यू। आप यहाँ से अरे रिटर्न करें, ऑब्जेक्ट रिटर्न करें, लूप्स लगाएं, इसमें जो मर्जी करें। इस फंक्शन के अंदर जो है भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, लूप्स लगाएं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। लेकिन इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट करने के लिए हेडर में दो डिफरेंसेस हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यूज करें ना करें ये इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कि आप इसका नाम जो है स्मॉल लेटर में नहीं रख सकते, कैपिटल में रखना है। आप अगर 3-4 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो यहाँ नंबर नहीं लिखने, यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट में सारे अवेलेबल होंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर वो एक्सेस कैसे होंगे, प्रॉप्स डॉट करके, और उसके बाद जो यहाँ से रिटर्न होगा वो आपने कोई यूआई एलिमेंट रिटर्न करना, ठीक है। यहाँ से आपने कोई स्ट्रिंग, कोई नंबर, कोई सिंपल अरे नहीं। तो अगर आपका पर्पस कोई डाटा फंक्शन बनाने का इस तरह बनाए, फंक्शनल कंपोनेंट इस तरह बनाए, तो पहले तो ये हाउ वी कैन राइट स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड फंक्शनल कंपोनेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू यूज इट। टू यूज इट
जो स्टैंडर्ड फंक्शन है C++ के स्टाइल से बना है, उसी स्टाइल से कॉल हुआ है, बट विद इन कर्ली ब्रेसेस ऑफ कोर्स। और ये जो फंक्शन है ये आपने एक टैग डेक्लरेटिव सिंटैक्स है इसको कॉल करने का। Here you have used declarative syntax for this। अच्छा, ये जो आम फंक्शन है इसमें जो आपने इनलाइन सिंटैक्स यूज किया, यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट करें 20 को, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखें 21 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन जो आपने बनाया, आप चाहे किसी अपने कस्टम कंपोनेंट में यूज करें, इनलाइन यही यूज करने, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच कि ये फंक्शन कहाँ यूज करना। तो फंक्शन ये जिस तरह हमने एक टैग लिखा है, इसी तरह से ये फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बटन का, इमेज का, मॉडल का, स्क्रॉल व्यू का, स्विच का। देखें एक फंक्शन को प्रॉप्स में क्या क्या इनपुट पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी फंक्शन में आए, बटन में फॉर एग्जांपल, सो बटन के कंपोनेंट को यूज करना है, तो नीचे ये प्रॉप्स दी गई हैं। ये राइट साइड पे अगर आप देखें, ये हेडिंग है प्रॉप्स, इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखा सकूं। प्रॉप्स क्या क्या है? ऑन प्रेस, इस बटन पे प्रेस करने से, जिसको ऑन क्लिक कहते हैं डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग में, कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो दे सकते हैं। बटन पे शो क्या होगा, टाइटल दे सकते हैं, कलर मर्जी से दे सकते हैं, डिसेबल होगा या इनेबल होगा। डिसेबल्ड प्रॉप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि बटन शो हो तो उसकी स्टेट क्या हो, इनेबल हो, डिसेबल्ड हो, और फोकस वगैरह वो किस तरह से ले। इसी तरह से टेक्स्ट अभी हमने लिखा है, टेक्स्ट को यूज किया, टेक्स्ट की प्रॉप्स की आप लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे लंबी चौड़ी एक अवेलेबल है। डिसेबल, अनेबल, ऑन लेआउट, ऑन लॉन्ग प्रेस, अगर थोड़ी देर प्रेस करके रखें, सिंगल टैप और थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करें तो एक फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, ऑन प्रेस पे जो करना चाहते हैं, ऑन लॉन्ग प्रेस पे करना चाहते हैं, एनिमेशन वगैरह के कुछ फीचर्स हैं। एंड देयर आर मैनी प्रॉप्स यू कैन सेट, CSS की प्रॉपर्टीज की तरह मिलते जुलते नाम है, स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन को कस्टमाइज करते हैं थ्रू प्रॉप्स। एक फंक्शन को जो है वो कस्टमाइज करने के लिए, जिस तरह बटन की अगर हम एग्जांपल लें, इसमें ये कलर एट्रीब्यूट पे क्लिक करें तो वो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि कलर ऑफ टेक्स्ट iOS और बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन, जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो भी उसने बता दी हैं कि जो कलर की प्रॉप है अगर आप उसको यूज करेंगे तो iOS में जब ये ऐप ओपन होगी तो टेक्स्ट कलर, फोरग्राउंड कलर, ये जो कलर आपने पास किया है ये कंसीडर होगा। और अगर आप एंड्रॉयड पे इसी ऐप को चलाएंगे जिसमें कलर की प्रॉप यूज की गई है तो उसमें उस बटन के फोरग्राउंड में नहीं बल्कि बैकग्राउंड में ये कलर नजर आए। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, जिस तरह डिसेबल की प्रॉपर्टी है, हर एक प्लेटफॉर्म पे इसी तरह बिहेव करेगी, डिसेबल कर देंगे ट्रू तो डिसेबल हो जाएगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो ऐसी हैं जिनमें प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरिएशन है कि उस प्रॉप का बिहेवियर, अगर आप वो प्रॉप सेट करते हैं, पास करते हैं, तो आपके पास जो है वो एंड्रॉयड में और iOS में क्या डिफरेंस। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको बार बार रेफर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ कि हर कंपोनेंट और हर कंपोनेंट की सारी प्रॉप्स, इसमें बड़े थोड़े से कंपोनेंट हैं। एक और लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, ये लाइब्रेरी में सिर्फ थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो है वो काफी कंपोनेंट्स ज्यादा तादाद में हैं। अगर आप बैच देखें, ये इस तरह के आप जो प्रोफेशनल ऐप्स में देखते हैं, ये ऑलरेडी इसमें स्टाइलिंग हुई है, ऑलरेडी सारी प्रॉप्स जो है वो स्टैंडर्ड सेट हैं और आप खुद भी प्रॉप्स के थ्रू आप इसे मजीद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉप्स हैं, हर एक यूआई में आप इसके जाके डॉक्यूमेंटेशन में आप चेक कर सकते हैं ये लाइब्रेरी। इस तरह एक और बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है, नेटिव बेस यूज होती है, जो प्रोफेशनली यूज होती है, रिएक्ट नेटिव ज्यादा एलिमेंट्स के नाम से। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स यूज करें या रिएक्ट नेटिव के सारे कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी फिर आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और गेटिंग स्टार्टेड में आए तो ये एक लाइन लिखी हुई है सिंपल, जिस तरह से इंस्टॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका है। npm इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम या yarn टूल के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह नेटिव बेस है, इसमें अगर आप कंपोनेंट्स देखें, अगर इनकी लुक एंड फील आपको अच्छी लग रही है तो फिर आपको अपने कंपोनेंट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके डॉक्स में आए, ये आपको थोड़ा सा दिखा भी रहा है कंपोनेंट्स।
जिस तरह के इसमें ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल हैं, ये सारे डिफरेंट डिजाइंस हैं. इफ यू थिंक दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन योर ऐप एंड यू डोंट हैव अ डिजाइनर, यू डोंट वांट टू क्रिएट बाय योरसेल्फ, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स रेडीमेड अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. तो आप ऑप्शंस में अगर बात करें, यू कैन यूज द कोर रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स. इनमें मिनिमम स्टाइलिंग है, ज्यादा आपको खुद स्टाइल CSS की तरह की प्रॉपर्टीज है उसे सेट करना पड़ता है. दूसरा जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, ये सारी फ्री हैं. रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स, नेटिव बेस सबसे पॉपुलर है. और तीसरा तरीका ये है कि आप खुद अपने कस्टम कंपोनेंट डेवलप करें. ठीक है, तो कोर कंपोनेंट्स, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, और यू कैन मेक योर ओन फंक्शनल कंपोनेंट्स. ये तीन ऑप्शंस हैं जब आप ऐप बना रहे हैं. तो आई होप कि आप लोगों को ये फंक्शन कंपोनेंट्स का क्लियर हुआ होगा, JSX के सिंटेक्स का बारे में पता होगा. एक आखिरी छोटी बात, अगर आप यहाँ से एक से ज्यादा कंपोनेंट्स रिटर्न करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आएगी. JSX लैंग्वेज जो है उसके रूल ये है कि आप जब भी एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को रिटर्न करवाना चाहें आप नहीं करवा सकते, एक रूट कंपोनेंट जब तक ना हो. तो एक व्यू जो है आप टॉप लेवल पे लिख दें, व्यू वही काम कर रहा है जो वेब में div का काम कर रहा है. ठीक है, अगर आप व्यू में रैप कर देंगे तो फिर आप इसको जो है वो लिख सकते हैं. अब यहाँ से जब आप सम को यूज कर रहे हैं, सो जब इसको कॉल करेंगे तो here it will return a view, और यहाँ पे जी व्यू को क्लोजिंग टैग भी इसका आ जाएगा. प्रॉपरली उसको ओपन क्लोज करें. व्यू ही हमने क्यों लगाया, व्यू की तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये ग्रुपिंग के लिए होता है कि हमने इनको एक ग्रुप के एक यूनिट के तौर पे कर दिया. अब इस फंक्शन सम से एक व्यू ही रिटर्न हो रहा है रूट कंपोनेंट, उसके अंदर बाकी नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं. तो जितनी भी XML बेस्ड, बेसिकली HTML भी XML बेस्ड लैंग्वेज है, XML बेस्ड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि आपका जो भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका एक ट्री रूट कंपोनेंट होना चाहिए. ट्री स्टाइल में काम करते हैं. ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा चीजें. अगर कोई इशू है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको JSX को और आगे कंटिन्यू रखेंगे. नेक्स्ट टाइम हम इवेंट हैंडलिंग और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे.